हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मुस्लिम मैरिज के रिगार्डिंग। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू कि मेरी आवाज़ में थोड़ी सी इशू है, खराश हो रखा है, तो मे बी आपको अगर वॉइस क्लैरिटी में थोड़ा सा दिक्कत हो तो प्लीज़ कोऑपरेट विद दैट। अदर देन दैट आई विल ट्राई कि मैं पूरी तरीके कोशिश करूं कि मैं इसको क्लियर वीडियो बना सकूं। ओके, तो देखिए, मुस्लिम मैरिज इज़ अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक। वी ऑल नो दैट कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द मुस्लिम लॉ। सो ये थोड़ा लंबा टॉपिक है क्योंकि यहाँ पे शिया सुन्नी में काफ़ी डिफरेंस होता है। हर एक पॉइंट पे ऑलमोस्ट आपको डिफरेंस मिलेगा कि अच्छा शिया में क्या है, सुन्नी में क्या है। तो उसके लिए थोड़ा सा वीडियो लंबा खिंच जाता है। तो आई विल ट्राई, मैं एक वीडियो में तो कवर नहीं करूँगी इसे क्योंकि फिर ये बोरिंग हो जाएगा और आप एंड तक देख नहीं पाओगे। ओके, तो आई विल ट्राई कि मैं इसको 2 तक कंप्लीट कर लूँ, बट इन एनी केस इट कैन ऑल्सो गो अप टू 3 ऑल्सो, बट नॉट मोर देन दैट। तो प्लीज़ आप पेशेंस के साथ इसको सुनिएगा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, प्लस इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। तो आपके लिए ये फ़ायदा करेगा। अभी आपको प्री देना है तो प्री के लिए तो स्पेशली आप इस टॉपिक को छोड़ के नहीं जा सकते हो। तो आई विल ट्राई कि मैं एक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर कर लूँ और इसके बीच बीच में मैं एमसीक्यूज़ भी आपको अपलोड करती रहूँगी। लास्ट टाइम मैंने जो एमसीक्यूज़ था वो मुस्लिम मैरिज के रिगार्डिंग, दैट वाज इन हिंदी। उसका ऑडियो पिच थोड़ा सा लो था। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। अब आई विल ट्राई कि फॉर दैट रीज़न ओनली आई हैड इशू, वॉइस इशू राइट नाउ। तो उसके आई विल ट्राई कि अब ऐसी दिक्कत ना हो। बट वो सिंस हिंदी में था, बट देन ऑल्सो मैंने आपको उसके इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि मैंने उसको बहुत प्रॉपरली अपने हिसाब से ट्रांसलेट किया था, ताकि लाइक व्हेन आई वाज डिक्टेटिंग इट, तो ताकि जो सुनने वाला है अगर वो इंग्लिश मीडियम का भी है तो उससे कोई इशू ना हो। तो आई नो उसमें थोड़ा सा ऑडियो का इशू है। तो अब उस वीडियो में तो आई डोंट थिंक कि अब कुछ हो सकता है। आप ईयरफोन लगा के उसको सुन लेना। नेक्स्ट वीडियो से आई विल जस्ट टेक केयर। बट उस वीडियो को अगर आप ईयरफोन लगा के सुनोगे और उसके बाद अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो आप ध्यान से देखना। मैंने एक एक एमसीक्यू को पहले, मतलब क्वेश्चन को रीड करने के बाद उसको प्रॉपरली इंग्लिश में भी बताया है। तो आई डोंट थिंक आपको उसमें कोई इशू होगा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज टॉपिक, दैट इज़ मैरिज। देखिए, मुस्लिम मैरिज को हम सब जानते हैं निकाह कहते हैं। ओके, तो व्हाट डज एग्जैक्टली निकाह मीन्स। देखिए, निकाह एक अरेबिक टर्म है जिसका मतलब है यूनियन ऑफ द टू सेक्सेस, यानी यूनियन ऑफ द मेल एंड फीमेल। अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएं तो वी ऑल नो दैट कि विमेन एक ऐसी, मतलब लाइक क्रिएटर है गॉड की, जो हमेशा से एक्सप्लॉइट होते हुए आई है। ओके, और अभी तो प्रेजेंटली हमने काफ़ी इम्प्रूव कर लिया है, बट अगर आप पहले जाएं तो आप देखेंगे कि द ओनली ऑब्जेक्ट वॉज कि वेमेन को कि भाई उनसे शादी कर लो, ट्रीट हर एज अ सेक्स स्लेव और केवल बच्चे पैदा करवा लो, यही एक एम मेन ऑब्जेक्टिव होता था। तो काफ़ी दयनीय स्थिति थी उनकी, हमेशा से रही है, इवन अभी भी है। आप देख रहे हो कि नंबर ऑफ़ ऑफेंसेस आर इंक्रीजिंग डे बाय डे अगेंस्ट हर। बट अगर अभी हमारा जो टॉपिक है हम उससे भटकते नहीं हैं, हम देखते हैं कि हिस्ट्री क्या थी। निकाह को मुस्लिम लॉ में इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों दी जाती है। तो बहुत बुरी हालत थी जब प्रॉफिट साहब आए, तो उन्होंने ये चीज़ देखी कि यार औरतों की हालत तो काफ़ी बुरी है एंड उसमें ज़रूरत है कि इम्प्रूवमेंट की जाए। तो उन्होंने काफ़ी एफ़र्ट लगाया कि औरतों की जो स्थिति है उसको सुधारा जाए। तो उसके बाद उन्होंने मैरिज का उन्होंने एक ड्यूटी एक मेल पे डाली कि आपकी एक ड्यूटी है कि आप एक औरत से शादी करें, ठीक है, उसके साथ घर बसाएं, उसको एक प्रॉपर लाइवलीहुड दें, उसको एक अच्छी ज़िंदगी दें और उसको एक अच्छा ट्रीटमेंट दें। और मतलब प्रॉफिट साहब ने ये भी कहा था कि एक आदमी जब शादी करता है तो उसका जो आधा धर्म है तभी कंप्लीट होता है, बिना शादी किए उसका जो धर्म है वो कंप्लीट नहीं हो सकता। तो और उन्होंने मैरिज को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी उसके बाद, क्योंकि हमने सोर्सेज में पढ़ा था सुन्ना और हदीस। तो जो प्रॉफिट साहब का जो कंडक्ट था, जो सेइंग था, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेज है मुस्लिम लॉ में। तो क्योंकि सिंस प्रॉफिट साहब ने कहा था, मैरिज को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, तो वो अब एक मुसलमानों के लिए वो सुन्ना बन चुका है, ठीक है। अब वो उसे बहुत ही इसलिए उसको फॉलो करते हैं क्योंकि प्रॉफिट साहब ने उस बात का जिक्र किया था और उसको इतना ज़्यादा महत्व दिया था। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा लीगल कॉन्सेप्ट पे।
अगर आप अब्दुल रहीम की डेफिनेशन देखें तो उन्होंने भी कहा था कि जो मैरिज है, ओके, मैरिज जो है वो एक तरीके का डिवोशनल एक्ट है, ठीक है, एक तरीके का डिवोशनल एक्ट है, यानी एक तरीके की इबादत है, ओके। फिर हम और आगे आते हैं, अब प्रॉपर लीगल अगर कॉन्सेप्ट से देखें, फिर हम आते हैं हमारे जस्टिस महमूद, जिन्होंने कहा कि मैरिज इज़ अ काइंड ऑफ अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। उन्होंने कहा कि मैरिज एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। अब कॉन्ट्रैक्ट कह रहे, ये सब हमने सब लोगों ने सुना है कि मैरिज, मुस्लिम मैरिज को कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अगर हमसे पूछा तो हम सब कहेंगे कि हाँ, मुस्लिम मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है। बट व्हाट इज़ द रीज़न, जस्टिस महमूद ने क्यों कहा कॉन्ट्रैक्ट है? तो बट इसके पीछे भी कुछ रीज़न है, क्योंकि जो अगर हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं, जो असेंशियल रिक्वायरमेंट है एक कॉन्ट्रैक्ट को फुलफ़िल करने के लिए, वही आपको कहीं हद तक एक मुस्लिम मैरिज में भी मिलती है। बट जब जस्टिस महमूद ने ये बात कही कि मुस्लिम मैरिज इज़ अ काइंड ऑफ अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट, तो इस बात को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया, ओके। कई लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है। हमारे लिए एक संस्कार है, क्योंकि प्रॉफिट साहब ने कहा था, मैरिज को इतनी इंपॉर्टेंस दी थी, इसलिए हम उसको फॉलो करते हैं, तो वो एक सुन्ना है। तो आप उसको एक कॉन्ट्रैक्ट कैसे कह सकते हैं? तो फिर ये हमेशा से एक डिस्प्यूटेड रहा कि मुस्लिम मैरिज इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट और अ सेक्रामेंट। तो अगर आप देखेंगे तो आपको दोनों की फीचर्स मिलेंगे, एक कॉन्ट्रैक्ट के भी मिलते हैं, एक सेक्रामेंट के भी मिलते हैं, ओके। बट अगर हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो अगर क्वेश्चंस आते हैं तो बेसिकली ऑलमोस्ट आई थिंक हर जगह जितने भी MCQs आए हैं, तो वो यही है कि मुस्लिम मैरिज इज़ अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट। अगर कहीं डिफरेंस रहा होगा, कोई और आंसर होगा, तो क्वेश्चन भी थोड़ा डिफरेंट टाइप का ही होगा, वरना जो जनरली जो मेजॉरिटी आंसर है वो यही है कि मुस्लिम मैरिज इज़ अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट, ओके। अब जो है, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ मुस्लिम मैरिज? बेसिकली ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों मैरिज का कॉन्सेप्ट लाया गया हम मुस्लिम मैरिज में? तो इसके 2 फोल्ड ऑब्जेक्ट है। पहला, सेक्सुअल इंटरकोर्स को लीगलाइज करने के लिए, ठीक है, कि एक हस्बैंड या एक वाइफ अपने मैरिज के बाहर जाके किसी और के साथ किसी भी तरीके का फिजिकल रिलेशनशिप ना बनाए, ओके। उनके बीच में ही एक तरीके का सेक्सुअल इंटरकोर्स, एक उनके बीच में जो मैरिज है वो कंटिन्यू रहे। तो बेसिकली पहला ऑब्जेक्ट यही था कि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है उसको लीगलाइज करने का। दूसरा था कि जो बच्चे हैं, ओके, लेजिटिमाइजेशन ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों को एक लेजिटिमेट स्टेटस देने का राइट, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मुस्लिम लॉ में जो लेजिटिमेट चाइल्ड है केवल वही इनहेरिट करता है अपने फादर या मदर से, दोनों से कर सकता है, बट इलेजिटिमेट चाइल्ड को कोई स्टेटस प्राप्त नहीं है, ओके। अब हम देखते हैं कि मुस्लिम मैरिज, पहले हम ये देखते हैं कि कैसे एक कॉन्ट्रैक्ट है, फिर हम देखेंगे कि कैसे ये एक सेक्रामेंट है, ओके। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए देखिए, सबसे पहले जो चीज़ चाहिए है वो दैट इज़ कि हम देखते हैं कि प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। एक कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले एक पार्टी जो है वो प्रपोजल रखती है, सामने वाली पार्टी एक्सेप्ट करती है। वही चीज़ आ जाता है मुस्लिम मैरिज में, एक पार्टी जो है वो सामने से पूछती है, ऑफ़र रखती है, सामने वाली पार्टी जो है फिर एक्सेप्ट करती है। इसे ही कहते हैं इजब और कबूल। इजब इज़ ऑफ़र एंड कबूल इज़ एक्सेप्टेंस। दूसरा एसेंशियल है कॉन्ट्रैक्ट के लिए फ्री कंसेंट। मुस्लिम मैरिज में भी फ्री कंसेंट होना ज़रूरी है, ओके। अगर फ्री कंसेंट से शादी नहीं हो रही है तो वो मैरिज वैलिड नहीं है। फिर है कि अगर आप माइनर का देखें स्टेटस, कॉन्ट्रैक्ट में भी माइनर का स्टेटस जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, ओके। और मैरिज में भी अगर माइनर की शादी होती है तो उसको ऑप्शन दिया गया है कि आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ प्यूबर्टी ही और शी कैन रेपुडिएट हर मैरिज, ओके। फिर आता है कि ब्रीच ऑफ मैरिज का कॉन्सेप्ट है मुस्लिम निकाह में, और यहाँ पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का है। तो बेसिकली ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिलके मुस्लिम मैरिज को एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। बट अब हम ये कहें कि सिर्फ मुस्लिम मैरिज सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो कुछ ऐसे इलस्ट्रेशंस हमें देखने को मिलता है जिससे लगता है कि मुस्लिम मैरिज सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे नहीं देखा जा सकता, उसमें कुछ संस्कार भी हैं, यानी कुछ सेक्रामेंट्स भी हैं। सबसे पहला कि एज आई हैव टोल्ड यू इन स्टार्टिंग ओनली कि मुस्लिम मैरिज को इतनी इम्पोर्टेंस इसलिए दी जाती है क्योंकि वो प्रॉफिट साहब ने कही थी, तो वो सुन्नत है, उनकी सेइंग है वो, ओके। तो यहाँ पे उसको इसलिए क्योंकि प्रॉफिट साहब ने उसका जिक्र किया था, उन्होंने खुद शादी की थी, तो वो उनका कंडक्ट है, तो इसलिए उसको इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। इस तरीके का इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू आपको कॉन्ट्रैक्ट में नहीं देखने को मिलेगा, ओके।
दूसरी चीज़ है कॉन्ट्रैक्ट सेकुलर इन नेचर होता है। हम किसी सामने वाली पार्टी से किसी भी पॉइंट पे ये सोच के उसका रिलीजन, उसका धर्म दे के कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, बट इन मुस्लिम लॉ दोनों पार्टीज़ का मुस्लिम होना इम्पॉर्टेंट, मतलब एसेंशियल है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बोथ द पार्टीज शुड बी ऑफ इस्लामिक रिलीजन, ओके। और एक्सेप्शंस हैं उसके कुछ, दैट आई विल डिस्कस फर्दर, कि किताबिया से सुन्नी जो हैं वो किताबिया से शादी कर सकते हैं। आई विल टेल यू हु इज़ किताबिया एंड नॉन किताबिया। फिर दूसरा चीज़ है कि मुस्लिम जो मैरिज है दैट इज़ गवर्नड कम्प्लीटली बाय कुरान, ओके। इट इज़ नॉट गवर्नड बाय इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बट दैट इज़ गवर्नड कम्प्लीटली बाय कुरान। और जो पार्टीज़ हैं वो सुन्ना फॉलो करने के लिए बाउंड हैं। बोथ द पार्टीज़ टू द मैरिज आर बाउंड टू फॉलो द सुन्ना। उसके बाद है कि हज के दौरान, ओके, शिया लॉ में हज के दौरान निकाह नहीं हो सकता, ओके। अब हम देखते हैं असेंशियल्स टू द मैरिज। बेसिकली इसमें आपके 4 एसेंशियल हैं। कॉम्पिटेंसी है, कंसेंट है, फॉर्मेलिटी है, और शादी प्रोहिबिटेड डिग्री में नहीं होनी चाहिए, ओके। तो इस वीडियो में हम सिर्फ कॉम्पिटेंसी पढ़ेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा है कॉम्पिटेंसी। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आई विल डील विद द अदर एसेंशियल्स। कॉम्पिटेंसी को आप 3 ग्राउंड पे देख सकते हैं। पहला है रिलीजन, ठीक है, दूसरा है एज, एंड तीसरा है इंसैनिटी। अब देखते हैं रिलीजन की क्या बात है। एज आई हैव टोल्ड यू कि बोथ द पार्टी शुड बी मुस्लिम। अगर किसी मुस्लिम को किसी हिंदू से शादी करनी है तो वो अपने धर्म में उनसे शादी नहीं कर सकते क्योंकि मुस्लिम रिलीजन डज नॉट अलाउ दिस। बट अगर उसको शादी करनी है तो उसको स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू वो कर सकता है, बट अपने रिलीजन में वो शादी नहीं कर सकता। दूसरी चीज़ है कि अगर सुन्नी मेल है, आई एम टॉकिंग अबाउट मेल, सुन्नी मेल, ठीक है, वो एक किताबिया से शादी कर सकता है। अब हु इज़ किताबिया? किताबिया बेसिकली वो है ऐसा रिलीजन जो किसी एक पर्टिकुलर किताब को फॉलो करता है, किसी बुक को फॉलो करते हैं, वो आइडल वर्शिपर नहीं होते हैं, ओके। तो सुन्नी मेल जो है वो किसी किताबिया से शादी कर सकता है, ऑल्दो वो मैरिज जो है कम्प्लीटली वैलिड फ्रॉम स्टार्टिंग नहीं होगी, वो इर्रेगुलर मैरिज होगी। अगर आगे आने वाले सिचुएशन में कुछ कंडीशंस फुलफ़िल होती हैं तो वो फिर से वैलिड बन सकती है, बट वो एक इर्रेगुलर मैरिज होगी। व्हेन अ सुन्नी मेल मैरीज अ किताबिया, किताबिया में बेसिकली आपके क्रिश्चियन आ जाएंगे और ज्यूज़ आ जाएंगे, ओके। बट शिया लॉ में इट इज़ कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड। किसी भी फॉर्म में आप किताबिया नॉन किताबिया से शादी नहीं कर सकते हैं। इसका एक्सेप्शन बस ये है क्योंकि मुता मैरिज जो है केवल शिया लॉ में एप्लीकेबल है, सुन्नी में नहीं है। तो शिया लॉ में आप जब मुता मैरिज करते हो तो इन दैट केस किताबिया से शादी जो है वो हो सकती है, वो मैरिज वैलिड है, ओके, बट ओनली फॉर द मुता मैरिज। एंड मुता मैरिज सिर्फ और सिर्फ शिया लॉ में ही फॉलो होता है और अदर सेक्ट ऑफ मुस्लिम लॉ में नहीं फॉलो होता है, ओके। अब मुस्लिम फ़ीमेल की देख ले तो मुस्लिम फ़ीमेल जो है वो केवल मुस्लिम मेल से ही शादी कर सकती है। वो मुस्लिम मेल शिया सेक्ट का भी हो सकता है, सुन्नी सेक्ट का भी हो सकता है, बट मुस्लिम फ़ीमेल कैन नॉट मैरी। ना ही वो किताबिया से शादी कर सकती है, ना ही वो नॉन किताबिया से शादी कर सकती है। दैट इज़ कम्प्लीटली वॉइड, ओके। अब हम गार्जियनशिप की बात करें कि कौन गार्जियन जो है वो शादी करा सकते हैं, तो एक माइनर बच्चे की, तो इसमें भी शिया और सुन्नी में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए, एक टाइम में सुन्नी लॉ में अगर फादर है तो फादर करा सकता है, अगर फादर है तो तब भी ग्रैंडफादर को भी राइट है, वो भी करा सकता है। मीन्स लाइक ये कोलेटरल चलता रहेगा साइमल्टेनियसली। ऐसा नहीं है कि फ़ादर जब तक है तो फादर को ही राइट है। सुन्नी लॉ का आई एम टॉकिंग अबाउट कि फ़ादर है, फादर करा सकता है, पेटर्नल ग्रैंडफादर करा सकते हैं, ओके। ब्रदर है या अदर मेल रिलेटिव्स हैं। उसके बाद आती हैं मदर्स रिलेटिव एंड द स्टेट, ओके। ये लोग जो है सक्सेसफुली करा सकते हैं। बट शिया लॉ में केवल और केवल फादर को राइट है, और अगर फादर नहीं है, ओके, ओनली फादर, एंड अगर फादर नहीं है तो पेटर्नल ग्रैंडफादर करा सकते हैं, ओके। फिर देखिए, मुस्लिम लॉ में बेसिकली 3 एज कैटेगराइजेशन है। पहला है शागीर, ठीक है, 7 साल से जो कम बच्चे होते हैं उनको शागीर कहते हैं। फिर है सरीरी जो 7 से 15 के बीच के होते हैं, और फिर है बुलक जो 15 साल से ऊपर के होते हैं, यानी मेजर।
अब शागिर यानी कि 7 साल से कम बच्चे जो हैं उनकी शादी कम्प्लीटली वॉइड है, उसको कोई लीगल स्टेटस नहीं मिला। अगर उनकी शादी अगर उनके गार्जियन कराते हैं देन दैट मैरिज इज़ कम्प्लीटली वॉइड। उसमें वहाँ पे इवन डिवोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसको लीगल स्टेटस मिला ही नहीं है। ओके, शागिर यानी कि 7 साल तक के बच्चे। फिर अगर हम सरीरी की बात करें जो 7 से 15 हैं, वो माइनर बच्चे हैं, उनकी शादी उनके बिहाफ पे उनके माइनर करा सकते हैं। फिर आते हैं बुलक जो मेजर होते हैं अबव द 15 ईयर्स। ओके, फिर एक आपका टॉपिक है ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे ख्याल उल बुलक कहते हैं। अब देखिए ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी क्या होता है। ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी एक ऑप्शन है जो आपको प्यूबर्टी की एज अटेंड करने के बाद मिलती है। ये इसका एक 1 लाइन मीनिंग यू कैन से है, बट इसको आई विल टेल यू इन डिस्क्रिप्शन। देखिए एज आई हैव टोल्ड यू कि मुस्लिम में माइनर की शादी उनके गार्डियन उनके बिहाफ में करा सकते हैं, बट अब मेजर होने के बाद क्योंकि ज़िंदगी तो बच्चे को गुजारनी है, ओके, तो उसको एक ऑप्शन दिया गया कि अगर मैरिज को कंटिन्यू करना है तो ही और शी हैज़ अ राइट कि वो शादी को अगर नहीं चलानी है तो वो ख़त्म कर सकता है। ओके, ये उनको हक मिला है, बट ऐसा नहीं है कि ये एकदम एब्सोल्यूट राइट है। सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस हैं इस पर, कुछ चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी में क्या है, पहले हम फीमेल को देखते हैं। देखिए मान लीजिए अगर एक लड़की है, उसकी बीइंग माइनर शादी करा दी गई, देन आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ प्यूबर्टी दैट इज़ 15 ईयर शी हैज़ अ राइट टू रेपुडिएट हर मैरिज। उसको ये हक है कि वो अपनी शादी को ख़त्म कर सकती है, प्रोवाइडेड बिफोर 18 शी हैज़ टू डू दैट, यानी 15 से 18 के बीच में उसको ये राइट मिला है। 18 साल के बाद उसको ये राइट नहीं मिला है। ठीक है, दूसरी पॉइंट है कॉन्ज्यूमिनेशन। अगर 15 साल से पहले शादी हुई है और 15 साल से पहले ही मैरिज कॉन्ज्यूमिनेट हो गई है, कॉन्ज्यूमिनेट का मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स, अगर 15 साल से पहले ही मैरिज कॉन्ज्यूमिनेट हो गई है तो उसका इस राइट पे यानी ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी पे कोई असर नहीं होगा। बट अगर प्यूबर्टी के बाद मैरिज कॉन्ज्यूमिनेट हुई है तो इन दैट केस ना ही लड़का ना ही लड़की इस राइट को एक्सरसाइज नहीं कर सकते, क्योंकि मैरिज को कॉन्ज्यूमिनेट कर देना एक तरीके से इम्प्लाइड कंसेंट दे देना है कि आई वॉन्ट टू बी इन द मैरिज। ओके, दूसरी चीज़ है वो एक्सप्रेसली चाहे तो बोल सकती है कि उसको इस मैरिज में रहना है, शी डोंट वांट टू रेपुडिएट हर मैरिज। ओके, दिस इज़ अबाउट द फीमेल। अब देखते हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि फ़ीमेल में ये उसकी शादी किसी ने भी कराई हो, गार्जियन के तौर पे फादर मदर सिस्टर किसी ने भी कराई हो, हर केस में उसको ये राइट अवेलेबल नहीं है। ओके, और ये जो राइट है उसको मिला है डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 के अंदर भी एज अ ग्राउंड ऑफ डिवोर्स भी उसको ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी का राइट मिला है, यानी कि ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी को लेके स्टैट्यूटरी प्रोविजंस भी हैं। अब हम देखते हैं मेल को, जो मैंने लास्ट पॉइंट डिस्कस किया फीमेल में कि उसकी शादी एज अ गार्जियन किसी ने भी कराई हो, हर केस में उसको ये राइट अवेलेबल है। ये पॉइंट मैंने इसलिए बताया आपको कि मुस्लिम मेल की जब शादी होती है और उसकी शादी एज अ गार्जियन उसके फादर या ग्रैंड फादर ने कराई है, तब उसको ये राइट अवेलेबल नहीं है। अगर मुस्लिम लड़के की शादी ग्रैंड फादर या फादर ने कराई है तो वो लड़का ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी इस्तेमाल नहीं कर सकता। बट इन एनी केस अगर ये बात प्रूव हो जाए कि वहाँ पे फ्रॉड का यूज़ हुआ था तो इन दैट केस लड़के को ये राइट मिल सकता है। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे लड़के को वही है कि कॉन्ज्यूमिनेट नहीं करना है आफ्टर अटेनिंग द एज, बट अगर वो मैरिज को कॉन्ज्यूमिनेट कर दे या एक्सप्रेसली डिक्लेयर कर दे या डावर की पेमेंट कर दे तो ऐसा मान लिया जाता है कि मैरिज जो है विल कंटिन्यू और उसने अपने मैरिज को रेक्टिफाई कर दिया है, यानी कि उसने अपनी मैरिज को कंटिन्यू रखने का डिसाइड कर दिया है। उसके बाद है कि यहाँ मियर एक्सरसाइजिंग दिस राइट विल नॉट एंड द मैरिज। ओके, सिर्फ अपने इस ऑप्शन को इस्तेमाल करके मैरिज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व नहीं होती है। यहाँ पे कन्फर्मेशन बाय कोर्ट इज़ नेसेसरी। बिना कोर्ट के कन्फर्मेशन दिए मैरिज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व नहीं हो सकती। एक केस था पीर मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी जिसमें ये बात कही गई थी। ओके, और जो मैरिज है सागिर की, ओके, जो सागिर यानी शागिर की,
जो 7 साल से कम बच्चे हैं वो मैरिज वॉइड अब इनिशियो है, तो उसमें ये राइट का बात आता ही नहीं है। ओके, जब वो वॉइड अब इनिशियो है तो आपको ये राइट, वो मैरिज ही वॉइड है तो ये राइट तो यूज़ होगी नहीं। फिर आप ये आपका रिलीजन से रिलेटेड हो गया कॉम्पिटेंसी। द सेकेंड वन इज़ कंसेंट। कंसेंट फ्री होना चाहिए मैरिज के दौरान। अगर इन केस ल्यूनाटिक है तो उसके बिहाफ पे गार्डियन जो हैं वो शादी करा सकते हैं। अदर देन कंसेंट शुड बी फ्री फ्रॉम दी बोथ दी पार्टीज। फिर आपका है थर्ड एज रही। तो एज की जो बात है दैट इज़ आई हैव टोल्ड यू कि 3 कैटेगराइजेशन है। 0 से 7 के बीच जो शागीर है उनकी शादी नहीं हो सकती है। 7 से 15 जो है वो माइनर है, उनकी शादी हो सकती है बाय देयर गार्डियन। और फिर हैं बुलक जो है मेजर, जो अपने हिसाब से शादी कर सकते हैं क्योंकि वो मेजर हैं। सो दिस वॉज द फर्स्ट एसेंशियल दैट इज़ कॉम्पिटेंसी। बाकी जो है कंसेंट फॉर्मेलिटीज़ नॉट विद इन द प्रोहिबिटेड डिग्री दैट आई विल डिस्कस इन दी अदर वीडियोज़। ओके, फिर इसमें और भी टॉपिक्स हैं, मुता मैरिज, ओके, और उसके बाद और भी कुछ इंपॉर्टेंट, दोनों मैरिज मुता और निकाह में अंतर क्या है, तो दिस विल टेक सम टाइम, डोंट वरी, बट आई विल कवर ऑल दी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू।